हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रश्नोत्तरी में आप लोगों का स्वागत है। और जैसा कि इसके पहले हम लोगों ने 6 प्रश्नोत्तरियां हल कर ली थी, तो आपने यदि उन वीडियोज को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर के देख लीजिए। या आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर प्रश्नोत्तरी या प्रैक्टिस सेट के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें सभी वीडियो पड़ी हुई हैं, उसको देख सकते हैं। हम लोग 7वीं प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी 2 भाग कर लिए थे, जिसमें कि टोटल 25 प्रश्न हो चुके थे। आज हम लोग प्रश्न संख्या 26 से देखेंगे। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से मंगलेश डबलाकृत रचना नहीं है। और आपके सामने ऑप्शन है: आवाज भी एक जगह, घर का रास्ता, मैं वो शंख, महाशंख, पहाड़ पर लालटेन। सही उत्तर का चयन करें कि इनमें से कौन मंगलेश डबराल की कृति नहीं है। तो 26 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मैं वो शंख, महाशंख। ये इनकी कृति नहीं है। बाकी आवाज भी एक जगह, घर का रास्ता, पहाड़ पर लालटेन, ये मंगलेश डबराल की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न 27 नंबर कि जल फेंक रे मछेरे काव्य कृति के रचनाकार हैं। माहेश्वर तिवारी, बुद्धिनाथ मिश्र, शंभुनाथ सिंह, रमानाथ अवस्थी। 27 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो दोस्तों, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बुद्धिनाथ मिश्र। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर। और ये प्रश्न है कि अपने खिलाफ 1982 ईस्वी कृति के रचनाकार कौन है। और आपके सामने ऑप्शन है: स्नेहमयी चौधरी, गगन गिल, इंदु जैन, अमृता भारती। सही उत्तर का चयन करें। तो दोस्तों, 28 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा स्नेहमयी चौधरी। इन्हें अपने खिलाफ काव्य कृति की रचना की है। अगला प्रश्न है 29 नंबर। और ये प्रश्न है कि ज्वालामुखी के मुहाने 2016 कृति के रचनाकार कौन है। मलखान सिंह, डॉक्टर धर्मवीर, कमल भारती, रजनी तिलक। सही उत्तर का चयन करें। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मलखान सिंह। अगला प्रश्न: मैं बकता नहीं हूं कविताएं, इजाद करता हूं गाली, फिर उसे बुदबुदाता हूं। पंक्ति के रचनाकार हैं श्रीकांत वर्मा, मुक्तिबोध, सर्वोदय सक्सेना, केदारनाथ सिंह। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 30 नंबर का श्रीकांत वर्मा। अगला प्रश्न 31 नंबर। और ये प्रश्न है कि केंद्र सरकारी कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण हेतु संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है। प्रबोध, प्रवीण, पारंगत, निष्प्राण। 31 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा निष्प्राण। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32 कि अरुण कमल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। अपनी केवल धार, सबूत, पुतली में संसार, नए इलाके। सही उत्तर का चयन करें। देखिए, जो पुरस्कार से संबंधित प्रश्न है, या ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार हो गया, या जो भी रचनाओं पर इस समय कंट्रोवर्सी चल रही हैं, या जो भी इस समय लाइमलाइट में रचनाएं हैं, उनसे प्रश्न बन सकते हैं। तो आप लोग उन सभी प्रश्नों पर थोड़ा ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। तो देखिए, 32 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा नए इलाके में। देखिए, नए इलाके में ये जो रचना है, इस पे साहित्य अकादमी पुरस्कार 1998 में मिला है। ठीक है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। और नए इलाके में ये जो है, ये काव्य है, काव्य रचना है। ठीक है। तो इसका भी ध्यान रहे। अगला प्रश्न है कि सच्ची कविता किसी वाद को लेकर नहीं चलती, जगत की अभिव्यक्ति को लेकर चलती है। ये स्टेटमेंट किसका है। रामचंद्र शुक्ल,
रामस्वरूप चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, प्रेमचंद। सही उत्तर बताने का प्रयास करें, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको इंपॉर्टेंट श्रेणी में रख सकते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ला। इन्होंने कहा कि सच्ची कविता किसी वाद को लेकर नहीं चलती है, जगत की अभिव्यक्ति को लेकर चलती है। ठीक है, अगला प्रश्न है 34 नंबर कि गुरु पद रंज मृदु मंजुल अंजन वयन नयन अमीय हग दोष विभंजन पंक्ति में प्रयुक्त काव्य गुण है। ओज गुण, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, सभी। सही उत्तर का चयन करें। देखिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को गुण के बारे में मालूम होगा कि किस में पंक्ति में कौन सा गुण होता है, कौन से रस में कौन सा गुण होता है। तो देखिए, यहाँ पे आपका माधुर्य गुण हो जाएगा, तो इसलिए सी ऑप्शन राइट हो। देखिए, ओज गुण कहाँ पे होता है? जहाँ पे वीर रस होता है। और प्रसाद गुण कहाँ पे होता है? जहाँ पे शांत रस होता है। और माधुर्य गुण कहाँ पे होता है? जहाँ पे श्रृंगार रस होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 35 कि या लकुटी अरु कामरिया पर राज पुर को तजिडारो पंक्ति में काव्य रीति कौन सी है? लाटी काव्य रीति, पांचाली काव्य रीति, गौड़ी काव्य रीति, वैदर्भी काव्य रीति। 35 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो दोस्तों, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पांचाली काव्य रीति। ठीक है, अगला प्रश्न, ये प्रश्न है कि 56 छुरी 72 पेंच 2020 कहानी के रचनाकार कौन है? रणेंद्र, दूधनाथ सिंह, उर्मिला शिरीष, जया जादवानी। सही उत्तर बताने का प्रयास करें, इस सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा रणेंद्र। इन्होंने 56 छुरी 72 पेंच कहानी लिखी है। अगला प्रश्न है, और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आपके लाइफ से संबंधित स्टेटमेंट है, तो आप कृपया इसको थोड़ा समझें कि प्रेमचंद जी कहना क्या चाहते थे कि विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूं और उसे तोड़ने का अधिकार न पुरुष को है न स्त्री को है। समझौता करने से पहले आप स्वाधीन हैं, समझौता हो जाने के बाद आपके हाथ कट जाते हैं। ये कथन गोदान उपन्यास में किसने कहा है? प्रोफेसर मेहता, ओमकार नाथ, अमरपाल, मिर्ज खुर्शीद है। तो देखिए, 37 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मेहता साहब। ये दर्शन शास्त्र के विद्वान थे और ये ऐसे स्टेटमेंट देते थे। मेहता और मालती का स्टेटमेंट थोड़ा इसी तरीके के हैं। तो आपको अगर प्रश्न जैसे पूछ रहा है और उसमें थोड़ा सा दार्शनिकता का भाव छिपा हुआ है, तो आप ये पकड़ सकते हैं कि किसका स्टेटमेंट हो सकता है। अगला प्रश्न 38 नंबर का कि डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार प्रेमचंद के किन उपन्यासों को हिंदुस्तानी किसानों के जीवन की बृहत्तरयी कहा गया? रंगभूमि, प्रेमाश्रम, गोदान, प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, गोदान, गबन, कर्मभूमि, प्रेमाश्रम, गबन, रंगभूमि, गोदान। मोटी मोटा आप ये समझ जाएंगे कि किसमें किसान जीवन से संबंधित चीजें बोली गई हैं, तो आपको सही उत्तर पकड़ने में दिक्कत नहीं होगी। तो आपका सही जो उत्तर होगा वो जगह प्रेमाश्रम, कर्मभूमि और गोदान, इसी को बृहत्तरयी में शामिल करने की बात, मतलब किसानों जीवन के लेकर के लिखा गया है। इसको रामविलास शर्मा जी के अनुसार बृहत्तरयी कहा गया। अगला प्रश्न 39 नंबर, और ये प्रश्न है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रैक आख्यान भी कहा जाता है? पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख। सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो देखिए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप बताइए कि रैक आख्यान किसे कहा जाता है? तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा अनामदास का पोथा। ठीक है, बाकी देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी के इन चारों उपन्यासों से कई तरीके से प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न तो क्रम लगाने के लिए आ जाता है कि इनके उपन्यासों को क्रम लगाइए। ठीक है,
एक प्रश्न आ जाता है कि कौन सा उपन्यास किस सदी में लिखा गया है या किस समय का वर्णन है। ठीक है, तो आइए हम सब चीजों को बारीकी से देख लेते हैं। ठीक है, एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। तो सबसे पहले तो बाणभट्ट की आत्मकथा इन्होंने लिखा था 1946 में, और ये इसमें जो समय पीरियड का वर्णन है वो 6वीं से 7वीं सदी का है, तो 6वीं सदी मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपका जो दूसरा इनका उपन्यास हो जाएगा वो हो जाएगा चारु चंद्रलेख। ये कब लिखे थे? 1963 ईस्वी में लिखे थे। ठीक है, और इसमें किस समय पीरियड का वर्णन है? तो ये 12वीं से 13वीं सदी का वर्णन इसमें मिलता है, इस चीज को ध्यान रखें। और इसके बाद आपका आ जाता है पुनर्नवा। इसमें जो लिखा गया था ये 1973 में लिखा गया था, और इसमें जो वर्णन मिलता है वो 4थी सदी का मिलता है। ठीक है, और जो आपका लास्ट में आता है वो आनंददास का पोथा आता है, इसको उन्होंने 1976 में लिखा था, और ये औपनिषदिक युग के बारे में बताता है। अगला प्रश्न है, और ये आज का अंतिम प्रश्न है कि अस्पृश्य 2016 उपन्यास के रचनाकार हैं अजय महापात्र, अलका सिंह, गीता श्री, संजय कुंदन। सही उत्तर का चयन करें। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अजय महापात्र। इन्होंने ही अस्पृश्य 2016 में ये उपन्यास लिखा था। तो आज की प्रश्नोत्तरी में सिर्फ यहीं तक। इसके आगे की प्रश्नोत्तरी नेक्स्ट पार्ट में रहेगी, तो आप लोग हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें और हमसे जुड़े रहें आगे की प्रश्नोत्तरी के लिए। नमस्कार।